नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको दो चैप्टर, पहला जिसका नाम था भाषा और बोली, दूसरा चैप्टर वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। अब इसी क्रम में हम लोग आगे संधि चैप्टर को शुरू किए हुए हैं, जिस टॉपिक के अंतर्गत मैंने जिक्र आपका स्वर संधि का पहले ही कर दिया है। ये पहले भी मैंने बता दिया था आपको कि संधि के मेल संबंधी नियमों की व्याख्या अभी कर रहा हूं। संधि के व्यंजन संबंधी नियमों को मैं कुछ उदाहरणों के अनुसार आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन वही बात है कि संधि के विच्छेद संबंधी नियम आपको ठीक से तभी समझ में आएंगे जब आपको संधि के मेल संबंधी नियमों की पूर्ण जानकारी हो। तो उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस में ध्यान दिया होगा, अच्छे से उन्हें देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। उसी आधार पर हम लोग इस क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा हुआ था कि स्वर संधि क्या होती है कि किसी भी स्वर का अगर स्वर से मेल कराया जाए तो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि। वैसी परिभाषा व्यंजन की कि यदि आप स्वर का मेल व्यंजन से कराओ या व्यंजन का मेल स्वर से कराओ या व्यंजन का मेल व्यंजन से कराओ, स्वर का मेल व्यंजन से अथवा व्यंजन का मेल स्वर से अथवा व्यंजन का मेल व्यंजन से कराए जाने पर होने वाला परिवर्तन या विकार कहलाता है व्यंजन संधि। इसी क्रम में हम लोग व्यंजन संधि से संबंधित नियमावली को आगे पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। समझना, देखिए ध्यान से मेरी बात को। तो जैसा कि नियम नंबर 1 है कि यदि किसी पहले वर्ड के बाद किसी भी पहले वर्ड, अच्छा पहले वर्ड का तात्पर्य स्पर्श व्यंजन आप लोगों ने पढ़े थे वर्णमाला में। इसमें कितने वर्ड थे? 25। 5 के 5 वर्ग बनाए जाते थे ना, उन्हीं में से। तो यदि किसी पहले वर्ड के बाद कोई घोष वर्ड आ जाए तो उसका परिवर्तन तीसरे अक्षर में हो जाता है, तृतीय वर्ड में हो जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ, आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, देखो पहला, ऐसे याद रखो, आप ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। पहला अक्षर बदलता है तीसरे में, ऐसे याद रखो, पहला अक्षर बदलता है तीसरे में। कब बदलता है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, होना चाहिए याद, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधी सीधी बात है कि पहला अक्षर बदलता है तीसरे में। कैसे बदलता है, देखिए उदाहरण तो यहाँ दिए गए, फिर भी मैं इन्हीं उदाहरणों में से कुछ ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। आराम से मेरी बात को समझना, ठीक है, ध्यान से देखना ताकि मैं आपको पूरी बात समझा पाऊं। जैसे पहला एक उदाहरण है वाक प्लस यंत्र। अब मेरी इस बात को समझना, देखो क अपने वर्ग का पहला अक्षर है। अगर क अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो पहला अक्षर कायम बदलता है तीसरे में। इसी आधार पर क की जगह क्या हो जाएगा, ग, यानी ये हो जाएगा वाग्यंत्र। क अधूरा है इसलिए ग अधूरा। अब जैसे कई बार, जैसे एक और उदाहरण आप देख लीजिए मेरी तरफ से। एक और उदाहरण मैंने ले लिया वाक प्लस ईस। अब देखो, अब व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, स्वर से, तो है तो व्यंजन संधि ना। व्यंजन का मेल व्यंजन से हो अथवा व्यंजन का मेल स्वर से हो कहलाएगी तो व्यंजन संधि। अब वाक प्लस ईस मिलाओगे तो क्या बनेगा, वागीस। तो देखो व्यंजन अधूरा कब रहेगा, व्यंजन अधूरा तब रहेगा जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। और अगर व्यंजन का मेल आपने स्वर से करा दिया तो व्यंजन अपने पूर्ण रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, जैसे इसी आधार पर कुछ उदाहरण, जैसे वाक प्लस देवी, वाक देवी। देखो क अधूरा है इसलिए ग अधूरा है। ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद। वाक प्लस हरि, वाक हरि। दिक प्लस ब्रह्म, दिग्भ्रम। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। तो हम नियम नंबर 1 में और भी उदाहरण ले लेंगे अभी, पहले आप समझ लीजिए। तो नियम नंबर 1 में हम क्या सीखे कि पहला अक्षर बदलता है हमेशा तीसरे अक्षर में। तो व्यंजन संधि का पहला नियम जो आपको बड़े आराम से यहाँ से समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और उदाहरण ले लेता हूँ ताकि मैं आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर सकूं।
ठीक है, देखिए कुछ और उदाहरणों के साथ, जैसे प्राक प्लस ऐतिहासिक क्या बन गया, प्रागैतिहासिक। अब देखो वही ग अधूरा बनेगा, क तो ग में बदलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क पहला अक्षर है, ग उसी वर्ग का तीसरा अक्षर है ना। अब ग को पूर्ण रूप से लेंगे, ये तब होगा जब उसके बाद में स्वर हो, ठीक है। जैसे सम्यक प्लस ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दिक् प्लस विजय, दिग्विजय, वाक प्लस दाता, वाग्दत्ता, वाक प्लस दान, वागदान, अच्छ प्लस अंत, च काय में बदलेगा बताओ, च छ ज में, तो च बदलेगा ज में, अच प्लस आदि अयादि, चित्त प्लस रूप चिद्रूप, उत्त प्लस हार उद्धार, उत्त प्लस हार उद्धार। अब ये त या द के बाद ह आने वाली बात, ये मैं थोड़ा सा आपके साथ अलग से भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो सिंपल सी बात समझनी है, हालांकि यह नियम पहला वाला भी लग रहा है कि पहला अक्षर तीसरे में बदल रहा है, लेकिन एक बात, इन उदाहरणों को देखो समझना, जब जब इधर समझना मेरी बात, तो जब जब त या द के बाद में ह आता है तो हमेशा इसका मेल इस तरह से होता है, द नीचे ध द। इसी आधार पर देखो ये है दोनों उदाहरण, ये दोनों उदाहरण, उत प्लस हरण क्या बना है, उद्धरण, पत प्लस हति पद्धति। तो इसमें ये बात डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि इनके दोनों रूप प्रचलन में है, ठीक है। जैसे अगर मैं पद्धति का बोलूं पद प्लस हति तो भी ठीक होता है, पत प्लस हति तो भी ठीक होता है, तो इसको अलग से भी याद रख लेंगे कि त या द के बाद जब कभी ह आता है तो इस सूरत में हमेशा ये वाला वर्ड बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए और देख लीजिए, सट प्लस आनंद सड़ानंद, सट प्लस ऋतु सड ऋतु, सट प्लस रूप सड रूप, अप प्लस ज अब्ज, अप प्लस द अब्द, सुप प्लस अंत सुबंत। तो इन सारे उदाहरणों में हम ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो पहला अक्षर है वह हमेशा तीसरे अक्षर में बदलता है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना अभी कि रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो समझो, अगर पहला अक्षर की बात करी जाए तो हमेशा किस में बदलता है, तीसरे अक्षर में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले अक्षर का मेल पांचवें अक्षर से होता है तो पहले अक्षर का मेल अगर पांचवें अक्षर से होता है तो पहला अक्षर हमेशा बदल जाता है पांचवें अक्षर में। ये याद करने की जरूरत है, ठीक। पहला किस में बदलता है, तीसरे में। बाकी याद मत रखो कब बदलता है, याद मत रखो, बस ये याद रख लो। देखो पहला अक्षर तीसरे में भी बदल रहा है और पहला अक्षर पांचवें में भी बदल रहा है, तो केवल ये याद कर लो ना, पहला अक्षर पांचवें में कब बदल रहा है, जब पहले अक्षर का मेल पांचवें अक्षर से कराया जाए, और पहले का मेल पांचवें से न कराया जाए तो तीसरे में बदल रहा है। ऐसे करके बात आपको याद रहेगी, ठीक है। समझ लो, जैसे वाक प्लस मय क्या बन गया, वांग्मय। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे मैं एक दो उदाहरण ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक शब्द ले लिया वाक प्लस मय, इन्हीं में से ले लूंगा जो आपको उधर दिखाई दे रहे। तो वाक प्लस मय, अब देखो क अपने वर्ग का पहला है और म प वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो पहला अक्षर का मेल पांचवे से हुआ, और अगर पहले अक्षर का मेल पांचवे से हुआ तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे और समझ लो, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया सत प्लस नारी। अब देखो त अपने वर्ग का पहला अक्षर है ना, और न अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो यहां से हमारी समझ में आएगा कि जो त है वह कायम बदलेगा न में, और इस आधार पर आपकी संधि का मेल बनेगा सन्नारी। तो यहां तक आप ये बातें समझ गए होंगे। इसी आधार पर देखो वाक प्लस मंत्र वांग मंत्र, दिक् प्लस मंडल दिग्मंडल, सट प्लस मास सन्मास, सट प्लस मूर्ति सन्मूर्ति, सट प्लस मुख सन्मुख, उत्त प्लस नति उन्मति, उत्त प्लस माद। एक और समझ लेते, उत्त प्लस माद तो क्या बनेगा, उन्माद। क्यों, क्योंकि त वर्ग का पांचवा अक्षर तो न होता है ना। अब समझो दोनों नियम आप समझ गए। पहला अक्षर बदलता है तीसरे में, लेकिन यदि पहले अक्षर का मेल पांचवें अक्षर से कराया जाए तो पहला अक्षर बदल जाता है पांचवें अक्षर में।
उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए आगे की बातें समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखो, तो दो नियमों के बाद हम बात करते हैं अगले तीसरे नियम की। और तीसरा नियम क्या है, आराम से समझना कि अगर द वर्ण के बाद आपको क, त, थ, स और प वर्ण मिलते हैं, द के बाद अगर इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण मिलता है तो ऐसी कंडीशन में द हमेशा त में बदल जाता है। द वर्ण के बाद, अब समझो, द अपनी लाइन का पता करना तीसरा अक्षर है और त अपनी लाइन का पहला, तो क्यों ना हम ऐसे याद कर ले कि पहला बदलता है तीसरे में और तीसरा बदल रहा है पहले में। याद रखने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके याद रखो। चलो अब देखो, समझो, जैसे यहाँ गौर से देखना, कुछ उदाहरण इन्हीं में से ले लूंगा, बस एक दो उदाहरण, ताकि मैं आपको पूरी बात समझा सकूं, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि हम समय बर्बाद करें, कम समय में डाटा हो हमारे पास ज्यादा, और इसीलिए मैं आपको सीधे पढ़ाने की बातें करता हूं, फालतू बातें नहीं। देखिए, उद प्लस तर, तो द के बाद त आ गया, अतः द किस में बदलेगा, त में। इस आधार पे क्या बना, उत्तर। शरद प्लस काल, शरत काल। विपद प्लस काल, विपत काल। उत प्लस कोच, उत्कोच। उद प्लस खनन, उत्खनन। उद प्लस कीड़, उत्कीड़। उद प्लस तर, पढ़ी लिया। आपद प्लस ती, आपत्ति। उद प्लस ती, उत्पत्ति। उद प्लस थान, उत्थान। उद प्लस पन्न, उत्पन्न। शरद प्लस पूर्णिमा, शरत पूर्णिमा। तो इन सभी उदाहरणों के तहत मैं ये व्याख्या कर चुका कि अगर द के बाद कभी भी क, त, थ, क, त, थ, स, प और ख, ठीक है, कितने वर्ड हो गए, 5, क, ख, त, थ, क, ख दोनों, त, थ दोनों, स और प, ये अगर 5 वर्ड आपके द के बाद आ जाते, सॉरी 6 वर्ड अगर आपके द के बाद आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में द हमेशा त में बदल जाता है। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। 3 नियम, पहला अक्षर बदला तीसरे में, पहले का मेल 5वें से हो तो बदलेगा 5वें में, और तीसरा द के बाद क, ख, त, थ, स और प, ये 6 लेटर, द के बाद अगर 6 वर्ड आते हैं तो द हमेशा बदलेगा त में, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं म से जुड़े हुए नियम। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब म से जुड़े हुए नियम क्या है, तो पहले तो देखो सीधी बात आपको ये समझाई गई है यहाँ पर कि म से जुड़े हुए नियमों को समझने के लिए हमें पहला जो नियम समझना वो ये है कि अगर म के बाद, अगर कभी म के बाद क से लेकर वह तक, क से वह तक कोई भी वर्ण आए तो म हमेशा अनुस्वार या पंचम वर्ण में बदल जाता है। म हमेशा या तो अनुस्वार हो जाता है या फिर वह पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, अभी इनकी बात विस्तार से भी करूंगा, ठीक है। जैसे अलम प्लस कार, तो क्या बन गया, अलंकार, या फिर पंचम वर्ण। पंचम वर्ण किसका, बाद में क दिया है ना, तो क का पंचम वर्ण, बाद में क दिया है तो क का पंचम वर्ण, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग विस्तार से बात करते, इसी नियमावली को लेके थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आराम से मेरी बात आप समझना, ताकि मैं आपको किसी भी प्रकार की किसी डाउट में न डाल दूं, आपको पूरी बात अच्छे से समझा पाऊं। चलिए मिलके बात करते हैं, भैया ध्यान देना। देखो यहाँ से इन्हीं में से कुछ उदाहरण ले लेता हूं ताकि मैं आपको पूरी बात समझा पाऊं। देखो, तो एक वर्ड मैंने ले लिया, सम प्लस कीर्ण, सम प्लस कीर्ण। अब देखिए समझिए, आराम से समझना। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा है कि आप म को बदल दो अनुस्वार में, संकीर्ण बन जाएगा, या एक ये तरीका है कि आप इस तरह से लिख लो, संकीर्ण बन जाएगा, य में बदल जाएगा, क ख ग घ य में बदल जाएगा। आराम से समझो। और देखो, जैसे सम प्लस गठन, क्या बना, संगठन, अनुस्वार बना लो, या ग वर्ग का 5वां वर्ड, बाद वाले पे ध्यान रखना है। घ आएगा तो भी 2 तरह से लिख सकते। अब जैसे एक वर्ड आ गया 4, आप समझना, सम के बाद आ रहा है 4, बात को ध्यान से समझना।
सम के बाद अगर चार आ जाए तो देखो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं संचार, या फिर भैया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं संचार, ठीक है, यह बना सकते हैं। अब कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हो जाए कि दोनों ही ऑप्शन मिल जाए। अगर दोनों विकल्प मिल जाएंगे तो ये वाला विकल्प आप गलत सिद्ध कर देना, और फिर ऐसी कंडीशन में आप ये वाला विकल्प सही सिद्ध करना, ठीक है। मतलब नॉर्मली तो दोनों ही सही है, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो एक चुनना है। जैसे ये वाला गलत कर देना, ये सही है, संगठन गलत कर देना, ये सही है, संचार गलत कर देना, ये सही है। नॉर्मली दोनों में से कोई भी विकल्प मिले, ये तब की बात है जब दोनों विकल्प मिल जाएं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। चलिए आगे और देख लीजिए, जैसे सम प्लस जीवनी, तो ज वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार है ना। सम प्लस ताप, त वर्ण का पांचवा वर्ण या अनुस्वार, ठीक है। सम प्लस तोष, त वर्ण का पांचवा वर्ण या अनुस्वार। संज्ञान, संदेह, संपूर्ण, संभव। तो हमने क्या सीखा, म के बाद कभी भी पांचवा वर्ण आए तो म या तो अनुस्वार बिंदु, अंग की बिंदी, या पंचम वर्ण में बदल जाता है। कौन सा पंचम वर्ण? वही पंचम वर्ण जिस वर्ण से पहले आप उसका जिक्र करना चाह रहे हैं। जैसे क से पहले लगाओ तो क का लगाना, ज से पहले लगाओ तो ज वर्ग का लगाना, ठीक है। चलिए आगे। अब क्या है ना हिंदी में कि जैसे ही नियम पढ़ोगे वैसे ही कुछ अपवाद भी होंगे जो उस नियम का विरोध करेंगे, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो उस नियम का पूर्णतः संयोग नहीं करेंगे। देखिए अब नियम क्या है कि यदि सम उपसर्ग के बाद, अगर आपको सम उपसर्ग के बाद क्र धातु, क्र मतलब करने से, जैसे कृत मिले, करण मिले, कृत्य मिले, कार मिले, कर्ता मिले, कार्य मिले, क्र धातु से संबंधित अगर आपको शब्द मिल जाए सम उपसर्ग के बाद, तो इस स्थिति में क्या होता है, स का आगम हो जाता है। स का आगम, यानी हम अपनी तरफ से स लगाते हैं, सपेरा वाला स, वो भी आधा, और म तो पता ही आपको अनुस्वार हो जाता है। तो इस नियमावली को समझ के देखो, सम प्लस कृत क्या बना, संस्कृत। नहीं, लागू तो अभी वही हो रहा है, म किस में बदल रहा है, अनुस्वार में, लेकिन अब म क्या क के अनुसार उसके पंचम वर्ण में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो नियमों में बदलाव भी तो हुआ। दूसरा, पिछलों में हम लोगों ने पढ़ा था कहीं स का आगम नहीं हो रहा था, अब इसमें स का आगम भी हो रहा है, तो ये उस नियम का विरोध भी कर रहा है, ठीक है। सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस कृत्य संस्कृत, सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कर्ता संस्कर्ता, सम प्लस कार्य संस्कार्य। तो इन शब्दों को पढ़ के उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा कि क्र धातु से जुड़ा हुआ नियम अगर ये सम उपसर्ग के बाद आते हैं, तो एक और नियम है क्र धातु से जुड़ा हुआ, अगर ये पर उपसर्ग के बाद आते, अगर पर के बाद कृत आ जाए तो हमेशा स, षटकोण वाले स का आगम होता है। अब यहाँ म तो है नहीं जो अनुस्वार में बदलेगा, है कि नहीं, तो केवल क्या होगा, षटकोण वाले स का आगम होगा। पर प्लस कृत परिष्कृत, पर प्लस करण परिष्करण, पर प्लस कृत्य परिष्कृत, पर प्लस कार परिष्कार, पर प्लस कर्ता परिष्कर्ता, पर प्लस कार्य परिष्कार। क्र धातु से बने, ठीक है, सारे वर्ण क्र धातु से बने हुए। सम के बाद जब ये शब्द आते हैं तो हमेशा म अनुस्वार में और स का आगम होता है। पर के बाद अगर ये शब्द आते हैं तो केवल स का आगम होता है, क्योंकि म यहाँ उपस्थित है नहीं जो अनुस्वार में बदला जा सके। उम्मीद है आपको मेरी ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। कौन कौन सी? म के बाद क से भ तक कोई भी वर्ण आए, म हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है या उसी वर्ण का पंचम वर्ण लगाते हैं जिस वर्ण का मेल करते समय आप ध्यान दे रहे थे। अगर सम के बाद, अब ये दो ध्यान रखना, यहाँ केवल म नहीं है, सम है। सम के बाद अगर कृत कृति करण कार्य करण कार्य कर्ता ये शब्द आ जाए तो स का आगम होता है, म अनुस्वार में बदल जाता है। और यही शब्द अगर पर के बाद आ जाए तो षटकोण वाला स अधूरा का आगम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे।
अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर म के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि म के बाद क से भ तक कोई भी वर्ण आए तो म अनुस्वार या फिर पंचम वर्ण में बदल जाता है, लेकिन अगर म के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो म उसी वर्ण में बदल जाता है जैसा म के बाद है। जैसे सम प्लस न्यासी तो म बदल गया न में, क्योंकि बाद में है न, सन्यासी। सम प्लस मोहन म बदल गया म में, क्योंकि बाद में है म। सम प्लस मान म बदल गया म में, क्योंकि बाद में है म, सम्मान बन गया। सम प्लस मिलित में म में बदल जाएगा। सम प्लस निकट में म न में बदल जाएगा, यानी उसी पंचम वर्ण में बदल जाता है जो म के बाद दिया गया है। उम्मीद है भैया ये वाली बात भी मैं आपको समझा पाया हूंगा। ठीक है, आगे समझ लीजिए। अब देखो म के बाद आपने क से भ तक कोई भी अक्षर पढ़ लिया, म के बाद आपने पंचम वर्ण पढ़ लिया। अब बात रह गई म के बाद अगर आ जाए, आराम से समझना कि म के बाद अगर अब कौन कौन रह गए, अंतःस्थ वर्ण य र ल व और ऊष्म वर्ण स और ह। अगर म के बाद ये वर्ण आ जाए तो इस स्थिति में म अनुस्वार में बदल जाता है। देखो समझो, क वर्ग के पास अपना पंचम वर्ण होता है, लेकिन अंतःस्थ तो बेचारे चार ही होते हैं, इनके पास तो अपना कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, तो यहाँ म को बदलेंगे केवल किस में, अनुस्वार में। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे आराम से उदाहरण तो लिखे हुए, इनमें से एक दो समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे सीधा सा आप शब्द ले लो, सम प्लस विधान। अब देखो वह, आप खुद से देख के बताइए वह क्या है, अंतःस्थ वर्ण है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर वह अंतःस्थ वर्ण है तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, संविधान, म अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, इसीलिए सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस रूप संरूप, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस लाप संलाप, सम प्लस लिखित संलिखित, सम प्लस लेख संलेख, सम प्लस विधान संविधान, स्वयं प्लस वर स्वयंवर, सम प्लस सय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार, सम प्लस हित रत संहृत। तो म के बाद अगर अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण आते हैं तो म हमेशा किसमें बदलेगा, अनुस्वार, अंग की बिंदी में। ठीक है, तो म से जुड़ा हुआ क से भ तक कोई वर्ण आ जाए तो अनुस्वार या पंचम वर्ण, म के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो म उसी पंचम वर्ण के समान, म के बाद अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण आ जाए तो म बदलेगा अनुस्वार में। बीच में तो अपवाद भी पढ़े थे, सम के बाद कृत कृति करण कार्य कर्ता ये शब्द आ जाए तो म अनुस्वार में स का आगम, और पर के बाद यही शब्द आ जाए तो स का आगम होता है। ठीक है, तो यहां तक आप ये मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं इससे आगे की ओर। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय बर्बाद करूं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं ताकि मैं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा दे सकूं। क्योंकि मेरे लिए क्या है कि संधि एक बड़ा चैप्टर है, तो आपके लिए भी बड़ा चैप्टर है। अब इस क्लास को मैं 6 घंटे तक खींचूं वो मेरे लिए सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए मुझे ध्यान रखना है कि मैं कहीं आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद तो नहीं कर रहा, इसीलिए मैं आपको एक दो उदाहरण समझा देता हूं और बाकी उदाहरण पढ़ के सुना देता हूं जो आपको इस क्लास में दिख रहे होंगे, ताकि आप उन्हें देखें समझें, चाहे तो अपनी कॉपी बनाएं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको यही समझा लूं। कुछ अगर रह जाएगा तो हम दोनों जब प्रैक्टिस करेंगे संधि की तो उसमें क्लियर कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ूं आगे, बढ़िया भैया। देखो अब अगला है कि स के बाद, इस वाले स के बाद अगर स के बाद त या थ आ जाए तो क्या होता है। तो मेरी सीधी बात समझना है कि स के बाद त आ जाए तो ट बनेगा, थ आ जाए तो ठ बनेगा। याद कैसे रखोगे, देखो अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं टी, इसे भी लिखते हैं टी, अंग्रेजी में इसे लिखते हैं टी एच, ठीक है, इसे भी लिखते हैं टी एच। तो मेरे लिए और आपके लिए ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि याद कैसे रखें। तो सम स के बाद अगर त आ जाएगा तो ध्यान रखना है ट बनेगा, थ आ जाएगा तो ठ बनेगा। ठीक है, देखो जैसे एक दो उदाहरण में अलग से समझा दे रहा हूं। जैसे
एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे शब्द है दृश्य प्लस ते, ठीक, तो दृश्य प्लस ती मिला के क्या बनेगा, दृष्टि। तो यहां से मेरी बात आपको ये समझ में आ गई कि दृश्य प्लस ती मिला के क्या बनेगा, दृष्टि, दृष्टि, ठीक है। जैसे और कोई शब्द ले लीजिए, जैसे मैं आपका ले लू प्रस प्लस थ, प्रस प्लस थ, तो देखो त बदल जाता है ट में और स बदल जाता है ठ में, तो ये क्या बनेगा, पृष्ठ। इसी आधार पर सरस प्लस ति तो सृष्टि, ब्रस प्लस ति ब्रष्टि, उत्कृष्ट प्लस त उत्कृष्ट, आकृष्ट प्लस त आकृष्ट, पुष प्लस ति पुष्टि, सस प्लस ति षष्टि, सस प्लस थ षष्ठ और प्रस प्लस थ पृष्ठ। तो अगर हम लोग सीधी बात समझ रहे हैं कि अगर स के बाद त या थ आ जाए तो त बदलेगा ट में और थ बदलेगा ठ में। उदाहरणों को ठीक से समझने का प्रयास आपको और मुझे करना है। अब बात करते हैं इसके आगे, बात को समझना बहुत आराम से। देखो अगला जो नियम है वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि अगर ए अथवा ओ के बाद स आ जाए तो ये वाला स बदल जाता है इस वाले स में, और अगर ए अथवा ओ के बाद थ आ जाए तो ये बदल जाता है ठ में। तो ये तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हालांकि नियम अलग है लेकिन याद रखने के लिए पुराने वाले से उसको जोड़ने का प्रयास करो। देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ उदाहरण, जैसे एक शब्द है आपके पास वी प्लस सम, तो यहाँ पे देखो एक ही मात्रा लगी हुई है, बाद में स आ रहा है, अतः स्पष्ट है कि ये वाला स इस वाले स में बदल जाएगा। इससे मेरा और आपका आंसर हो जाएगा विषम, स बदल जाएगा। जैसे वी प्लस साध विषाद, नि प्लस संग निसंग, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, अभि प्लस एक अभिषेक, सु प्लस समा सुषमा, ठीक है। और एक शब्द ले लीजिए, जैसे वी प्लस स्था, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, विष्ठा, स बदल जाएगा षटकोण वाले स में और थ बदल जाएगा ठ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी। जैसे प्रतिश प्लस था प्रतिष्ठा, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान, प्रति प्लस उत्थान स्थान प्रतिष्ठान, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, ठीक है। हालांकि देखो स को लेके एक और नियम है, मैं आगे जिक्र करूंगा उसका, फिलहाल त या द वाले नियमों का जिक्र बाद में करूंगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जो नियम अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ अपवादों पर भी गौर करते हैं। देखो नियम क्या था, एक के बाद स आए तो षटकोण वाला स आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अपवाद हुआ कि नहीं। अनु के बाद स आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बी के प्लस स्थापन, उसके हिसाब से तो होना चाहिए विस्थापन, लेकिन ये क्या है, विस्थापन, बदलाव हुआ नहीं हुआ। बी प्लस स्मरण विस्मरण, बी प्लस स्थापित विस्थापित, तो ये शब्द अपवादों की श्रेणी में है क्योंकि ये उन नियमों का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं ताकि मैं आपको आगे की बातें समझा सकूं, आराम से समझ। अब देखो आगे अगला जो नियम है वो है च को लेके कि अगर, देखो मेरी बात को समझना, अब च को लेके दो नियम है, दोनों का जिक्र कर ले रहा हूं। अगर स के बाद च आ जाए, स का मेल च या छ किसी से भी हो, ठीक है, और दूसरा है कि किसी स्वर के बाद छ आ जाए। दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, अभी पहले नियम का तो कोई उदाहरण या नहीं है, ताकि मैं आपको याद करा सकूं कि ये प्रणाली किस तरह से बनती है। जैसे स के बाद च या छ आ जाए तो ये बनता है, और स्वर के बाद छ आ जाए तो भी ये बनता है। तो बनावट दोनों की समान है, इसलिए मैंने दोनों को लिख लिया है, ठीक है। फिलहाल हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर स्वर के बाद छ वर्ड आ जाए तो स्वर और छ के बीच च का आगम हो जाता है। जैसे आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जैसे आ प्लस छादन आच्छादन, बी प्लस छेद विच्छेद, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, मात्र प्लस छाया मात्र छाया, पितृ प्लस छाया पितृ छाया। अब बताओ यहाँ कौन सा स्वर है, ये बताओ। ये मात्र प्लस छाया में सोच के बताओ कौन सा स्वर है, तो भैया बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो होता है ना, ये काय की मात्रा है, री की,
तो रे स्वरों में आता है कि नहीं आता भाई? स्वर कितने? 11। अ आ इ ई उ रे आता है क्रमांक में कि नहीं? बहुत बढ़िया। ऐसे ही साला प्लस छादन सालाच्छादन, तरु प्लस छाया तरुच्छाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद और वृक्ष प्लस छाया वृक्षच्छाया। तो यहां से समझ में आ गया कि किसी स्वर के बाद अगर छ आ जाए तो हमेशा च का आगम होने का तात्पर्य है कि हम च को अपनी तरफ से लगा देते हैं ताकि हमारी ये बातें पूरी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे बात करने के लिए मुझे और आपको समझनी है ये नियम। क्या नियम है कि अगर अहन शब्द, अहन के बाद र से भिन्न कोई भी वर्ड आ जाए, र से भिन्न कोई भी वर्ड आ जाए तो अहन का हो जाता है अहो, अहन का हो जाता है अहो। और र से भिन्न वर्ड देखो, अहन के बाद र आ जाए तो हो जाएगा अहो, और र से भिन्न वर्ड आ जाए तो हो जाएगा अहर। मतलब क्या हुआ? आराम से समझो, देखो आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना ताकि मैं आपको पूरी बात बड़ी अच्छी तरह समझा पाऊं। देखो ध्यान से समझना। यहाँ देखो अहन के बाद रूप शब्द है यानी र आ गया तो क्या बना? अहो रूप। जैसे अहन के बाद रस में अहो रस में, अहन के बाद रात्रि अहो रात्रि। अहन के बाद र आ जाए तो अहन बदल जाता है अहो में, अहन बदल जाता है अहो में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बढ़िया। अहन के बाद र से भिन्न कोई वर्ड आ जाए तो अहर। जैसे अहन प्लस मुख अहर मुख, अहन प्लस निशा अहर निशा, अहन प्लस अहन अहरह अहरह। तो अहन के बाद आराम से समझना, अहन के बाद र आ जाए तो अहो हो जाएगा, और अहन के बाद र से भिन्न कोई वर्ड आ जाए तो अहर हो जाएगा, यानी र आधा आ जाएगा। चलिए ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अगला जो नियम है उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं बढ़िया तरह से। कोई दिक्कत होगी मिलके डिस्कशन कर लेंगे। देखिए क्या है अगला नियम कि 4 वर्ड दिमाग में रखने हैं। ठीक है, 4 वर्ड है, 3 हो गए, 4 वर्ड। तो एक और आपका वर्ड होता है उसको भी यहां लिख दे रहा हूं ए। ठीक, इधर लिख दे रहा हूं नियम। ठीक है, कि अगर ए रे र और स इन 4 वर्णों के बाद अगर कहीं भी न आ जाए तो न हमेशा बदल जाता है अड़ में। ठीक है, न बदल जाता है अड़ में। आराम से मेरी बात को समझना। अधूरा है तो अधूरा, पूरा है तो पूरा। ठीक है, आराम से समझो। जैसे यहाँ पे देखो री प्लस न क्या बन गया? ऋड। त्रद प्लस न त्रड, क्रस प्लस न क्रसड़ा, त्रस प्लस न त्रसड़ा, प्र प्लस मान प्रमाण। अब एक बात ध्यान से देखना आप गौर से, मैं एक और शब्द आपका लूंगा, अभी तो डायरेक्ट मिल रहा है। प्र प्लस नाम प्रणाम, परि प्लस मान परिमाण। देखो न कहाँ है? अंत में। तो ये ध्यान रखना, इससे कोई लेना देना नहीं कि शुरुआत में ही हो, कहाँ हो? कहीं भी अंत में। परि प्लस नाम देखो यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है प्लस के बाद ही परिणाम। राम प्लस अयन रामायण। रामायण शब्द को लेके अभी मैं जिक्र करता हूं अलग से। पहले आप ये बताओ, समझ गए? 4 वर्ड ए ओ रे र। ठीक है, और आ जाता है स। तो वैसे ओ का जिक्र कहीं कहीं अपवाद में है इसलिए मैंने उसको हटा दिया, सीधे सीधे 4 रख लिए। ए रे र स, उसके बाद आ जाए न तो न बदल जाता हमेशा अड़ में। अब जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है हमारा रामायण। अब रामायण के बारे में 3 बातें हो जाती हैं। रामायण शब्द में 3 अलग अलग संधियां स्पष्ट हो रही हैं। जैसे राम प्लस अयन, अ प्लस अ मिलके बना आ, बन गया रामायण, तो दीर्घ स्वर संधि भी हो गई। और एक नहीं, बढ़िया। राम प्लस अयन रामायण, न बदल गया ड़ में, अतः व्यंजन संधि भी हो गई। ठीक है ना। और रामे प्लस अन तो रामायण, अय अथवा आय बनता है ना वृद्धि संधि में, तो वृद्धि सॉरी अयादि संधि में, तो अयादि संधि भी हो गई। तो रामायण शब्द में 3 संधि हो गई। अब सवाल आता है कि अगर तीनों विकल्प में मिले तो क्या लगाना है? तो भैया लगाना है व्यंजन संधि।
तीनों में से कोई एक मिले तो वो लगा देंगे, लेकिन तीनों अगर ऑप्शन में मिले तो हमेशा क्या लगाना है, व्यंजन संधि। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए बढ़िया, बहुत आराम से समझना, सिंपल। पहला अक्षर बदल जाता है तीसरे में, रिवाइज कर लेते हैं। पहला अक्षर तीसरे में, पहले के बाद पांचवा हो तो पांचवे में, ठीक है। फिर म से जुड़ी हुई बातें, म के बाद क से भ तक कोई वर्ड हो तो पंचम वर्ड या अनुस्वार, म के बाद कोई पंचम वर्ड आ जाए तो म उसी के अनुरूप हो जाता है। म के बाद अंतस्थ या ऊष्म आ जाए तो अनुस्वार। अगर बीच में दो अपवाद भी थे, सम के बाद कृत, कृति, करण, कार्य, कर्ता यानी क्र धातु आ जाए तो म बनेगा अनुस्वार और स का आगम। पर के बाद अगर यही कृत, कृति, करण, कार्य, क्र धातु वाले शब्द आ जाए तो षटकोण का आगम, ठीक है। फिर पढ़ा था कि ए अथवा ओ के बाद स आ जाए, सपेरा वाला स तो षटकोण वाले स में, और थ बदल जाएगा ठ में। उसी से पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि षटकोण वाले स के बाद अगर त आ जाए तो ट में, और थ आ जाए तो ठ में बदल जाता है। क्लियर है मेरी बात? फिर हम लोगों ने पढ़ा च से जुड़ा हुआ नियम कि अगर किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो च का आगम हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा अहन वर्ड के बाद र आ जाए तो अहो में बदलेगा, और र से अलग कोई वर्ड आ जाए तो अहर में बदलेगा। और फिर उसके बाद आपके ये ए, रे, र, स इन वर्णों के बाद अगर कभी न आ जाए तो हमेशा वह अड़ में बदल जाएगा। एक छूट गया बीच में द वाला नियम, द के बाद क, ख, त, थ, स या प आ जाए तो द हमेशा त में बदल जाता है। ये सब नियम और इनसे संबंधित उदाहरण मैं आपको समझा चुका हूं। उम्मीद है मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। देखो टॉपिक थोड़ा सा टफ है और मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे और आपको कम शब्दों में ज्यादा बातें समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मैंने अपना जितना हो सकता था प्रयास किया है, उम्मीद है आपको समझा पाया होगा। मिलते हम लोग इससे आगे की बातें अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।